हाँ जी, देखिए, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो? तो सुनो, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको उसकी छोटी-मोटी डेफिनेशन बता दी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए रिएक्शन कौन-कौन सी चाहिए होती है, सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा दी। ठीक है? तो मेरा नाम है राहुल उज्ज्वल, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, कि टाइम डिफरेंस में, कि टाइम डिफरेंस में सॉरी, पर यूनिट टाइम में, कि कंसंट्रेशन में या फिर प्रेशर में जितना भी चेंज होगा उसको क्या बोलता हूं मैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा था? प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। पक्का? यूनिट भी आपको बता दी थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर प्रेशर की फॉर्म है तो लिखोगे एटीएम टाइम इनवर्स। पक्का? फिर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की क्या देखते हैं आज? टाइप देखते हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप, तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक टाइप का कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में लिख दियो, आप लिख लियो, रेट ऑफ रिएक्शन। पक्का? तो देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज का मीनिंग क्या होगा? तो सुनना कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन फिक्स्ड टाइम डिफरेंस, इन फिक्स्ड टाइम डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक फिक्स टाइम डिफरेंस में जो अपन कंसंट्रेशन, एक फिक्स टाइम डिफरेंस में, एक फिक्स टाइम डिफरेंस में कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसको बोलता हूं मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज, ए आर ओ आर, क्या लिखूंगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो डेल्टा सी, सी टू माइनस सी वन, डेल्टा पी, पी टू माइनस पी वन, डेल्टा आर, आर टू माइनस आर वन। तो क्या लिखोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखोगे? प्लस माइनस सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। पक्का? एक तो ये आ गया। दूसरा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि जहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर यूनिट पर्टिकुलर टाइम। तो क्या लिखोगे? आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन पर्टिकुलर टाइम। तो प्लस माइनस पर्टिकुलर टाइम किसको? इंटीग्रेशन दे, सॉरी डिफरेंशिएशन दे, प्लस माइनस डीसी बाय dt, डीसी बाय dt। पक्का? तो इसका एक ग्राफ है इंस्टेंटेनियस का, कैसे लिखोगे? इसका ग्राफ ले लो, ये ले लिया आपने कंसंट्रेशन, ये ले लिया टाइम। पक्का? टाइम के साथ कंसंट्रेशन, जैसे मान लो ये है, मैंने इसके ऊपर क्या ले लिया? एक डॉट ले लिया कि भैया मेरे से पूछ लिया कि इसी टाइम पे बता ग्राफ, इसी टाइम पे क्या होने वाला है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरे को इस पॉइंट पे बता कंसंट्रेशन क्या है, तो इस पॉइंट पे मतलब एक फिक्स पॉइंट पे पूछना, तो फिक्स पॉइंट के लिए मतलब इंस्टेंटेनियस। तो इसका क्या लोगे आप? स्लोप। जहां पर भी ये कट करेगा तो वो स्लोप क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पक्का? ठीक है, उड़ा दो इसको। ठीक है, तो देखना आगे। तो भैया कितने टाइप थे? तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हो गए। अब देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, नोट लगाइए, नोट। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ
स्टोइशियोमेट्री 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 कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, जैसे स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन कराई, तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, तो रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल है उसको क्या बोलता हूँ मैं, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, मान लो N1A प्लस N2B, तो क्या बन गया N3C प्लस N4D। तो N1 N2 किसका मोल है, रिएक्टेंट का, ये किसका मोल है N1 N3 और N4 किसका मोल है, प्रोडक्ट का। समझ रहे हो? तो देखो ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यस, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, दोनों आपके प्रोडक्ट हो गए। और N1 और N2 क्या है, तो ये क्या है इनके स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट N1 एंड N2, तो ये क्या है N1 N2 N1, N2, N3 एंड N4, इनको क्या लिखूंगा मैं, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, कि जितने नंबर ऑफ मोल में ये पार्टिसिपेट कर रहा है और जितने नंबर ऑफ मोल में बन रहा है, उन नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलता हूं मैं, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। पक्का? अब आपको पता है कि भैया रिएक्टेंट है तो रिएक्ट करेंगे, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अरे आप क्या करोगे, दूध के अंदर जैसे मान लो आपने स्टार्टर मिला दिया, क्या मिला दिया, स्टार्टर, तो दूध के अंदर जैसे आपने स्टार्टर बनाया तो सुबह क्या बना देगा, कर्ड बना देगा, लेकिन दूध तो गायब हो गया। तो कहने का मतलब है टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, गायब, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपीयर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ ए, या फिर दूसरा नाम भी है इसका, डीकंपोजिशन के साथ क्या लिख सकते हो, डिसअपीयरेंस। तो आप यहां लिखोगे रेट ऑफ decomposition slash disappearance of A इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टेंट है, टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज, तो रिएक्टेंट के लिए साइन यूज करता हूँ नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए यूज करता हूँ पॉजिटिव। पक्का? फिर दूसरा रिएक्टेंट ये है, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, या फिर डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो क्या लिखोगे, माइनस डीबी बाई डी टी, माइनस डीबी बाय डी टी, माइनस डीबी बाय डी टी। और तीसरा क्या है भैया, तो रिएक्टेंट का काम हो गया, दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए, गायब हो गए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो क्या लिखोगे, प्लस डी सी बाय डी टी, प्लस डी सी बाय डी टी। प्लस क्यों लिया, क्योंकि क्या है ये प्रोडक्ट। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो क्या लिखोगे, प्लस डी डी बाय डी टी, प्लस डी डी बाय डी टी। पक्का? ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, तो देखो भैया टाइम के साथ ये हो गया डिक्रीज, टाइम के साथ ये हो गया इंक्रीज। ठीक है, तो इनका रेट ऑफ डीकंपोजिशन या डिसअपीयरेंस क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, रिएक्टेंट का क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, फिर प्रोडक्ट का दोनों का प्लस प्लस डी सी बाई डी टी, और डी का डी डी बाई डी टी। ठीक है, आगे देखना, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे आएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखना,
ध्यान से। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा आपका, तो आपका फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे सारों का, आप लिखोगे 1/n1, 1/n1 माइनस da/dt, माइनस da/dt, माइनस da/dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अगर इसको मैं 1 स्टोइचियोमेट्री से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं या फिर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। फिर इसी को किसके इक्वल कर दो, 1/n2 माइनस dB/dt माइनस और dB/dt नेक्स्ट देखो। फिर अगर मान लो मैंने c के रिस्पेक्ट में कर दिया तो 1/n3 प्लस dc/dt, 1/n3 प्लस dc/dt, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सारों के, मतलब सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, 1/n4 प्लस dd/dt प्लस dd/dt। इस तरीके से करना है आपको। तो देखो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सारा मिल जाए, है ना, तो आपको चेक करना होगा कि भैया आपने जो चीजें फाइंड आउट की है वो सही है गलत, तो आपको किससे पता चलेगा, इससे। अगर सारों का रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब आपका आंसर सही है। अदरवाइज जो आपने निकाला है यहाँ पे अगर गड़बड़ आ गई तो इसका मतलब आपने पहले वाली जो वैल्यू निकाली है, कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू निकाली है वो आपने गलत कर रखी है, समझ रहे हो। तो सही गलत का पता ऐसे चलेगा। अगर सारी वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, तब आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो इसके बाद में इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो देखना, पहले ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ शानदार सा, ठीक है। तो देखना एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो a प्लस 2b और क्या बना दिया मैंने, 6c बना दिया। क्या बना दिया, 6c। और मान लो कि भैया मैंने क्या कर दिया कि इफ माइनस da/dt माइनस da/dt लेट 2.6 into 10 to power minus 2 at t equals to 0, t equals to 0, then what will be, then what will be, then what will be, then what will be minus dB by dt minus dB by dt at t equals to 0। पक्का, मैंने t इक्वल टू 0 पे da/dt की वैल्यू इतनी दे दी और t इक्वल टू 0 पे मैंने किसकी वैल्यू पूछ ली, माइनस dB/dt की। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो मैंने बोला था कि अगर ये दोनों वैल्यू आपको चेक करनी है तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप क्या करो, पूरे को तो लगाओ मत, इन दोनों को उठा लो। तो इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन कितना, 1, तो आप लिखोगे 1/1 माइनस da/dt इक्वल टू 1/2 माइनस dB/dt माइनस dB/dt। अब देखो माइनस da/dt आपको दे रखा है कितना, 2.6 into 10 to power minus 2, पक्का। और मेरे को चाहिए माइनस dB/dt, तो आप क्या करो, माइनस dB/dt को यहाँ रख लो और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस dB, सॉरी माइनस dB/dt इक्वल टू, तो ये माइनस da/dt कितना है, 2.6 into 10 to power minus 2, पक्का। अब इस 2 को आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे यहाँ पे था ना 1/2, तो ये 2 यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या लिखोगे 2, तो आपका माइनस dB/dt कितना आ जाएगा, 6, 5.6
2, 5.2 इंटू 10⁻², ये आ गया आपका -dB/dt। पक्का? अगर इसने c और a का करवाया होता तब क्या करते आप लिखते -dA/dt इक्वल्स टू प्लस dC/dt। पक्का? लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं -1/1 -dA/dt इक्वल टू प्लस 1/6 dC/dt। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना वो काम करेगा, इस वाले फॉर्मूले को उठाना आप ज्यादातर। अगर ये वाला फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है? ठीक है, तो बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।